तो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ और आपके ब्रांच न्यूट्रिशन साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आज आपका होने वाला है, वह उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन। आज हम लोग प्रोटीन पर बात करने वाले हैं और इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पे बात हो रही है प्रोटीन की। जैसा कि यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं प्रोटीन। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, प्रोटीन तो ये जो प्रोटीन शब्द है यह ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बना है। ग्रीक भाषा के किससे बना है? प्रोटियोस से बना है। प्रोटियोस से बना है। यह जो प्रोटीन है यह ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से बना है। और जो प्रोटियोस है, प्रोटियोस का जो अर्थ होता है, यहाँ पे प्रोटियोस से बना है और प्रोटियोस का जो अर्थ होता है वह होता है प्राइम। और आपको पता है कि प्राइम का यदि मैं हिंदी रूपांतरण करूँ तो होता है प्रथम, अर्थात कि प्रथम स्थान पाने वाला। क्या हो गया? प्रथम स्थान पाने वाला। अब देखिए, इसका नाम प्रथम स्थान पाने वाला प्रोटीन को कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमारे शरीर में जो पाए जाने वाला एंजाइम है, हार्मोन है, एंटीबॉडी है, एंटीजन है, सेल का निर्माण है, सेल की टूट फूट की मरम्मत है आदि का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। यही कारण है कि इसे प्रथम स्थान पाने वाला प्राइम नाम दिया गया है। इस तत्व को, वह आपका तत्व है प्रोटीन, क्योंकि यही जो हमारे शरीर के मुख्य घटक हैं उनका निर्माण करते या उनके निर्माण में सहायक होता है। इसी कारण से इसे प्रथम स्थान पाने वाला तत्व के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इतनी बात तो हमारे सिर्फ इस प्रोटीन नाम से हो गई। अब जब प्रोटीन नाम से इतनी बात हो गई तो यहीं पे एक बात हमारे दिमाग में आती है कि ये जो प्रोटीन नाम, इस तत्व का जो प्रोटीन नाम दिया गया, यह किसके द्वारा दिया गया अथवा और इसकी खोज किसने की? तो इसकी जो खोज की बात आती है, इसकी खोज 1938 में वर्जीलियस ने किया था। वर्जीलियस के साथ साथ मुल्डर का भी नाम आता है। वर्जीलियस और मुल्डर, जे मुल्डर ने किया था। कब किया था? 1938 में। और कहीं पर मिलता है कि मुल्डर ने इसकी जो है खोज की थी, जबकि जो इस तत्व का नाम प्रोटीन रखा गया, इस तत्व का जो नामकरण में की बात आती है तो इसका नाम को रखा था वर्जीलियस। चलिए, यहाँ इतनी बातें तो सिर्फ प्रोटीन से हमारी हो गई और हम आगे देखते हैं। अब इसके सबसे पहले, अगर प्रोटीन की बात हो, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे जो प्रोटीन के घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन के घटक, यानी कि इसके अंदर कहते कौन कौन से तत्व मौजूद हैं जो हमारा इतना महत्वपूर्ण है प्रोटीन। चलिए, अब देखते हैं। यहाँ पे हमारा आता है प्रोटीन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन को C से डिनोट करते हैं। और आप लोग इसके पहले देख चुके हैं, आपके सामने एक समस्या आती है कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, उसमें अवशेष को लेकर, राख को लेकर बात आती है तो काफ़ी हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे जान लीजिए, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको जलाने पर हमें राख नहीं मिलती है, जबकि वहीं पर जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको जलाने पर हमें राख की प्राप्ति होती है। तो कार्बन इसमें पाया जाता है प्रोटीन में। उसकी जो मात्रा होती है वह आपकी 50 से 54% होती है। अब कार्बन के बाद बात आती है किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो इसमें आपका 7% हाइड्रोजन पाया जाता है। किसमें? आपके प्रोटीन में। प्रोटीन के इसमें हाइड्रोजन की बात देखा जाए तो इसमें अगर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा को देखें तो इसमें आपका 20 से 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। वहीं पर यदि इसका जो मुख्य तत्व होता है जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछता है, वह आपका है नाइट्रोजन, जिसको N से रिप्रेजेंट करते हैं।
नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछे तो वह आपका 16% होता है। वहीं पर अगर इसकी हम औसत की बात करें तो यह 13 से 20% इसका औसत लिया जाता है नाइट्रोजन का, जिसमें से अगर एक बिंदु में पूछे तो आपका 15 से 16% या 16% लिया जाता है। वहीं पर दूसरी बात करें सल्फ़र जो कि आप लोग देखते हैं कि प्याज और लहसुन में मुख्य तत्व के रूप में सल्फ़र होता है, गंध का कारण बनता है, और यही सल्फ़र जो होता है त्वचा रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग सल्फ़र, इसी को हिंदी में गंधक के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो सल्फ़र की मात्रा होती है वह 3 से 7% होती है। प्रोटीन में सल्फ़र की मात्रा इतनी होती है। और आपका एक तत्व आता है फास्फोरस, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं फास्फोरस को, और फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा को देखें तो इसमें 2 से 3% आपका फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन इसमें से जो आपके परीक्षा का भाग बनता है वह आपका बनता है नाइट्रोजन। आपसे बार बार पूछा जाता है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। चलिए आगे देखते हैं, जो कि आपका नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है कितने प्रतिशत होती है, तो 16%, जो कि आपके TGT 2021 का क्वेश्चन बना था। TGT 2021 नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा प्रोटीन में कितनी होती है, 16% होती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन एक जटिल कोलाइड कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन एक जटिल कोलाइड। अब देखिए आपके लिए एक नया शब्द यहाँ पे दिख रहा होगा, कोलाइड। अभी कोलाइड के बारे में चर्चा करते हो। कोलाइड होता क्या है? कोलाइड कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। देखिए अब हम बात करते हैं कोलाइड। आपके लिए यहाँ पे जितने भी शब्द आए हैं, जटिल, कोलाइड, कार्बन आप लोग समझ रहे हैं, नाइट्रोजन समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो नया शब्द होगा यहाँ पे कोलाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोलाइड क्या होता है। अगर हम कोलाइड की बात करें तो सुन लीजिए, लिखेंगे तो आपका समय काफ़ी जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। कोलाइड यह विलयन तथा निलंबन के बीच की अवस्था है जिसे कोलाइड कहते हैं। यह विलयन, कोलाइड जो होता है यह आपका विलयन तथा निलंबन के बीच की अवस्था है। अब यहाँ पे बात आती है विलयन की, और आपकी बात आती है निलंबन। विलयन देखिए, अगर विलयन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। विलयन की बात करें तो इनके जो कण होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, विलयन होते हैं। और वहीं पर हम निलंबन की बात करते हैं तो निलंबन के कण आकार में बड़े होते हैं, इनको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। यानी कि ये जब बड़े होंगे तो भारी होंगे तो इनकी जो प्रकृति होती तली में बैठने की होती, अर्थात इनको छान के अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जो कोलाइड की परिभाषा थी वह यही थी कि जो कोलाइड होते हैं ये विलयन तथा निलंबन के बीच की अवस्था है। यानी कि जो हमारा कोलाइड होगा वह कहीं इनके और इनके जो बीच की एक अवस्था होगी वह इनके बीच में होगा। यानी कि यहाँ पे आपके जो कि आपके विलयन है, जो कि नग्न आँखों से बहुत सूक्ष्म है, इनसे इनका आकार थोड़ा बड़ा होगा। और जो हमारे निलंबन है, जिनके आकार काफ़ी बड़े हैं, जो नग्न आँखों से देखे जाते हैं, जो तली में बैठते हैं, इनसे जो है छोटा होगा। तो ये बीच की जो अवस्था हो गई यही आपकी कोलाइड है। और कोलाइड को भी हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनका जो आकार, जो साइज होती है इतनी छोटी होती है कि इनको भी हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जो कोलाइड होते हैं ये आपके विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड का ही एक आपका उदाहरण आप दे सकते हैं। कोलाइड की अगर उदाहरण की बात करें तो दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का मिश्रण, ये आपका एक अच्छा कोलाइड का उदाहरण है। क्योंकि हमें पता है कि दूध में जो क्रीम है, जो वसा है, उसको भी हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख पाते हैं। और
अपकेंद्र बल के माध्यम से इसको हम लोग अलग करते हैं। चलिए, तो शायद आपको ये कोलाइड समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अगला पॉइंट हमारा आता है, प्रोटीन की सरलतम इकाई अमीनो एसिड है। प्रोटीन की सरलतम इकाई क्या है? एमिनो एसिड है। प्रोटीन की सरलतम इकाई एमिनो एसिड है, अर्थात प्रोटीन का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, जब प्रोटीन का हम लोग जल अपघटन करेंगे, प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस, HYDROL लाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। चलिए इसको देखिएगा, स्पेलिंग गलत होते ही जल अपघटन होता है। जल अपघटन करने पर, यानी कि प्रोटीन के जल अपघटन करने पर इस क्या प्राप्त होता है? एमिनो एसिड। कहने का मतलब यही था कि प्रोटीन के जल अपघटन होने पर अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है। और यह जो अमीनो एसिड होता है, जो अमीनो एसिड की प्राप्ति होती है, ये अमीनो एसिड होते हैं, यही अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बांड से आपस में जुड़े होते हैं। यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन के अणु किस बांड के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या समझा? प्रोटीन की सरलतम इकाई अमीनो एसिड है। प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन होने पर अमीनो एसिड प्राप्त होता है। और यही जो अमीनो एसिड है, यहाँ पे अमीनो एसिड है, और ये अमीनो एसिड यहाँ पे देखिए, ए अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक समस्या आ गई होगी कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो यहीं पर हम उसे समझने का प्रयास करेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो अमीनो एसिड होता है, प्रत्येक अमीनो एसिड के दो समूह होते हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड के दो समूह होते हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड के दो समूह होते हैं। वे समूह आपके कौन कौन से हैं? एक आपका आता है एमिनो समूह, और आपका यह एक आता है कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल समूह जो आपका एमिनो समूह होता है, यह आपकी क्षारीयता देता है, क्षारकता को देता है, और इसको हम जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अमीनो समूह को, वहीं पर कार्बोक्सिल समूह की बात होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है, यह जो है अमीनो एसिड को अम्लीयता प्रदान करता है। इतनी बात हो गई कि जो पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। अब हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रत्येक अमीनो एसिड के दो समूह होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने समूह जाना, दो समूह हो गए। अब देखिए आगे की कहानी। प्रत्येक अमीनो एसिड के दो समूह होते हैं। प्रत्येक अमीनो एसिड के दो समूह होते हैं। जब दो अमीनो एसिड संयुक्त होते हैं तब
जब दो अमीनो एसिड संयुक्त होते हैं तब। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है जब दो अमीनो एसिड संयुक्त होते हैं। दो अमीनो एसिड, हमने एक अमीनो एसिड ये ले लिया और हमने एक अमीनो एसिड ए ले लिया। तो यहाँ से एक अमीनो एसिड का आपका जो दो समूह हमने बताया कि प्रत्येक अमीनो एसिड के दो समूह होते हैं। एक हमने बताया आपको एमिनो समूह और आपका दूसरा बताया कार्बोक्सिल समूह। तो यहाँ पे हमने देखा जब दो अमीनो एसिड संयुक्त होते हैं, यहाँ पे दो अमीनो एसिड हैं, ये संयुक्त होंगे। जब ये दो अमीनो एसिड संयुक्त होते हैं तो किसी एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल समूह यानी कि कार्बोक्सिल समूह, इसका कार्बोक्सिल समूह हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा COOH। और दूसरे अमीनो एसिड का एमीनो समूह यानी कि एमीनो समूह यानी कि NH2 की बात हो गई। जब ये संयुक्त होते हैं, संयोग करते हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल समूह, दूसरे अमीनो एसिड का एमिनो समूह, जब ये दोनों आपस में संयोग करते हैं, संयोग करेंगे, क्रिया करेंगे, तब संयोग करेंगे, तब एक बॉन्ड बनता है, तब एक बॉन्ड बनता है और एक अणु पानी का बनता है। यहाँ पे कंफर्म हो गया, एक बॉन्ड बनता है और एक पानी का अणु बनता है। तो यही जो बॉन्ड बनता है इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो शायद उम्मीद करता हूँ आपको पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया होगा इसकी प्रक्रिया। यदि आप इसको एक दो बार देखेंगे ध्यान से तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे कंफर्म कर लेंगे। अब वहीं पे जब पॉलीपेप्टाइड की बात आती है, अगला देखेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। देखिए इसमें पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड में बहुत मामूली अंतर है, क्योंकि पॉली हो गया यानी कि इनकी संख्या 3 या 3 से अधिक हो गई। देखिए पॉलीपेप्टाइड में देखिए जब 3 या 3 से ज़्यादा अमीनो समूह इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़ते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक अमीनो समूह इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़ते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कंफर्म हो गया होगा। जब 3 या 3 से ज़्यादा अमीनो समूह इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड में जुड़ते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। चलिए इतनी बात हो गई, आपको दोनों बॉन्ड कंफर्म हो गया होगा। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या होगा इससे संबंधित। इसके पहले हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन यह भी जो है कार्बोहाइड्रेट के समान ही ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट के समान ही 1 ग्राम प्रोटीन लेने पर कार्बोहाइड्रेट के समान ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के समान कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई? 4.2 किलो कैलोरी। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कैलोरी बोला जाता है, लेकिन जो इसका वास्तविकता होती है किलो कैलोरी में होता है। इसको ध्यान रखने की बात है। लेकिन अगर इसकी क्रॉस वैल्यू की बात करें, क्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोटीन, तो इसका जो मान होता है यानी सकल मूल्य जो प्रोटीन का 1 ग्राम प्रोटीन का जो सकल मूल्य होता है यह 5.65 किलो कैलोरी होता है। ध्यान में रखिएगा।
और लेकिन वहीं पर जब CHO कार्बोहाइड्रेट की बात करता तो उसका 4.1 होता है, 1 किलो कैलोरी होता है। क्योंकि जो सकल मूल्य होता है इसे आपका परीक्षा का बार बार भाग बनता है, क्योंकि आपका मात्र एक CHO ही है जिसका सकल मूल्य 4.1 होता है, जबकि इसका जो इससे जो मिलने वाली CHO से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वह 4.2 किलो कैलोरी होती है। इसलिए यह जो है परीक्षा का भाग बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन की बात हो रही है तो जो सबसे छोटी प्रोटीन है वह आपकी कौन सी है? इंसुलिन। सबसे छोटी प्रोटीन का नाम क्या है? इंसुलिन है। आपको पता है इंसुलिन के बारे में? इसके पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके हैं इंसुलिन को, यह कैसे काम करती है। ये जो इंसुलिन है इसमें एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 51। इसमें मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम 51 एमिनो एसिड पाया जाता है। इसमें 51 एमिनो एसिड उपस्थित होता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो बहुत बारीक बात हो गई, क्योंकि यह सबसे छोटी प्रोटीन है इंसुलिन, और इसमें मिनिमम में 51 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है इसकी खोज किसने किया? तो इसका मतलब इंसुलिन का इसका सर्वप्रथम वर्णन 1954 में फ्रेडरिक सैंगर ने किया। फ्रेडरिक सैंगर ने कब किया? 1954 में। किसकी खोज की? इंसुलिन की। और उन्होंने बताया कि इसमें मिनिमम 51 एमिनो एसिड उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट यहीं से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के हीमोग्लोबिन HB में पाए जाने वाले एमिनो एसिड की संख्या, पाए जाने वाले एमिनो एसिड की संख्या कितनी है? 574। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले एमिनो एसिड की संख्या 574 है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई आपकी सेल है। और प्रोटीन जो आपका है, प्रोटीन जो है आपके इसी सेल का निर्माण करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है। यानी कि जो कि आपके शरीर की सबसे छोटी इसका इकाई है, उसका भी निर्माण का काम, उसकी मरम्मत का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। इसीलिए इसे निर्माणकारी तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसी को प्रथम स्थान पाने वाले तत्व के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अब इसके पहले हमने आपको बता ही दिया है कि एमिनो एसिड के 2 समूह होते हैं। आपका एक कार्बोक्जिल समूह और आपका एक एमिनो समूह। कार्बोक्जिल समूह आपको अम्लीयता प्रदान करता है, जबकि एमिनो समूह क्षारीयता प्रदान करता है। कार्बोक्जिल समूह का जो उसके हम संकेत की बात करें, रसायन सूत्र की बात करें तो COOH होता है, और वहीं पर एमिनो की बात करें तो इसका NH2 होता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना की बात करें तो इसको हम लोग 2 भाग में बांट के देखते हैं, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना। प्राथमिक संरचना और आपकी आती है द्वितीयक संरचना। प्राथमिक संरचना की बात होती है तो इसमें प्राथमिक संरचना होती है आपकी कैसी होती है? रेखीय होती है। लेकिन वहीं पर जब आपकी द्वितीयक संरचना की बात होती है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कैसी होती है? तो वह आपकी कैसी होती है? कुंडलित होती है। कुंडलित को इंग्लिश में हेलिक्स के नाम से जानते हैं।
और जो हेलिक्स होता है उसके जो आकार होता है वो आप लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग किन्हीं दो धागों को ऐंठन देकर जब रस्सी बनाते हैं और रस्सी को जब उस धागे को रस्सी से अलग कर देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से संरचना रस्सी की, जैसे हम लोग उसमें ऐंठन दी रहती है, ऐसे प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है इसमें हेलिक्स बोलते हैं। और यह एक ही संरचना है, इसमें एक ही इस तरह की संरचना मरोड़दार संरचना है, इसलिए इसे सिंगल कुंडलित या सिंगल हेलिक्स के नाम से भी जानेंगे। चलिए, यह जो संरचना बन रही है हेलिक्स की, इसका कारण क्या है? इसका जो कारण होता है कि कुंडलित जो संरचना, द्वितीय संरचना इसकी होती है वह कुंडलित होती है, हेलिक्स के आकार की होती है। जो इसका कारण होता है, जो यह आकार ग्रहण करने का जो कारण होता है वह होता है आणविक बल। आणविक बल होता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि आणविक बल यह आता कहाँ से है हमारे शरीर में। तो आणविक जो बल आता है वह हाइड्रोजन बंध से उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से उत्पन्न होता है। यानी कि जो इसकी प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है वो कुंडलिक है, हेलिक्स है। और हेलिक्स की हम लोग आकार देखें, और यह संरचना होने का कारण क्या है? उसका कारण है कि जो यह ऐंठन की संरचना प्राप्त किया उसका कारण है आणविक बल। और ये आणविक बल आते कहाँ से हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला पॉइंट में अमीनो एसिड के प्रकार, टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के प्रकार। हमें पता है कि अमीनो एसिड के निर्माण के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20 की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें से कुछ अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर में स्वतः हो जाता है। हमारे शरीर में हो जाता है निर्माण शरीर में, निर्माण शरीर में। जब निर्माण शरीर में हो जाता है तो इसे अतिरिक्त भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि इसे गैर आवश्यक अमीनो एसिड के नाम जाना जाता है। यानी कि जिन अमीनो एसिड का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है उसे हम लोग, क्योंकि इसे भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, यही कारण है कि इसे हम लोग गैर आवश्यक एमिनो एसिड के रूप में जानते हैं। और वहीं पे इनकी संख्या 10 होती है, और वहीं पे आपका बचता है 10, जो कि प्रोटीन मार्केट में आपको पता है कि 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। 10 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि आपके शरीर में नहीं बनते हैं, अर्थात इन्हें भोजन के रूप में बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। यानी कि निर्माण शरीर में नहीं, जब निर्माण शरीर में नहीं होगा तो भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता, जो भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता है, इसी आवश्यकता से ये आपका कौन से हो गए? आवश्यक एमिनो एसिड, आवश्यक एमिनो एसिड। हमने इसके आपको पहले ही बता दिया कि दोनों की संख्या आपकी 10-10 होती है। तब देखते हैं आवश्यक एमिनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड और गैर आवश्यक अमीनो एसिड। चलिए इनकी संख्या 10 है, एक एक करके देखते हैं। आवश्यक में सबसे आवश्यक आपका हिस्टिडीन, हिस्टिडीन संतान संबंधित होता है वंशानुक्रम से,
बहुत आवश्यक है। आपकी इसकी चर्चा स्पेशल रूप से करेंगे समय समय पर आपके CD में और आपके न्यूट्रिशन साइंस में भी। अभी आपको आगे बताएंगे इसकी कितनी आवश्यकता होती है, कितना हमारे लिए आवश्यक है हिस्टिडीन अमीनो एसिड। दूसरा आपका आता है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। तीसरा आपका आता है ल्यूसिन। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। देखिए इसको क्रम से याद भी कर सकते हैं हम लोग हैं, ल्यूसिन। इसके बाद आता है मिथियोनिन। मिथियोनिन, मिथियोनिन, नीन नहीं है बल्कि मिथियोनिन है। इसके बाद आता है लाइसिन। लाइसिन। अगला आता आपका है थ्रियोनिन। थ्रियोनिन। अगला आपका आता है फिनाइलेनिन। फिनाइलेनिन। अगला आपका आता है ट्रिप्टोफेन। अगला आपका आता है वेलिन। अगला आपका और लास्ट आपका आता है आर्जिनिन। आर्जिनिन। देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ये 10 आपके आवश्यक हो गए। और यहाँ देख लीजिए गैर आवश्यक को देख लेते हैं। आपका आता है एलानीन। एलानीन। दूसरा आपका आता है एस्पार्टेट। एस्पार्टेट। तीसरा आपका आता है सिस्टीन। चौथा आपका आता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट। पांचवा आपका आता है ग्लाइसिन। छठा आपका आता है ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन। सातवां आपका आता है प्रोलीन। 1 2 3 4 5 6 7। आठवां आपका आता है सेरीन। नौवां आपका आता है टायरोसिन। टायरोसिन। और आपका 10वां आता है एस्प्राजिन। एस्प्राजिन। यही आपके मुख्य हैं अमीनो एसिड 20, आपके गैर आवश्यक और आवश्यक, जो कि आपके बार बार परीक्षा का पार्ट बनता है। तो यदि इसमें से हम 10 को याद कर लें तो बाकी के बाकी जो भी अमीनो एसिड पूछेगा वो आपके अन्य का हो जाएगा। इसमें चाहे हम लोग गैर आवश्यक याद कर लें चाहे आवश्यक याद कर लें, जब हमको एक याद रहेगा तो हम लोग परीक्षा में अगला कर ले जाएंगे। चलिए इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अगला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण। चलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन का वर्गीकरण को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपके लिए थोड़ा सा भी हितकारी हो तो आप लोग वीडियो पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए, जिससे हम आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते रहें और आपका ज्ञान अर्जन करते रहें। धन्यवाद।